Hello दोस्तों, a very warm welcome to the day 2 of our History Sutra NCERT series. And in this lecture, we will be continuing the time period from where we left in the last lecture, which was Harappan civilization. सबसे पहले मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए कि ये एंशिएंट हिस्ट्री में हो क्या रहा है। अगर हम ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हमारी जो शुरुआत है हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। सो इट स्टार्टेड विद द स्टोन एज, जो जीरो से मिलियंस लाखों साल पहले शुरू होगी। इसके अंदर हमने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड देन चाल्कोलिथिक एज के बारे में समझा था। और यहां से आगे फिर हमारे पास आएगा हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड रफली करस्पॉन्ड करता है फ्रॉम 3500 बीसी टिल 2000 बीसी। तो ये 1500 साल के आसपास का पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। अगर हम इससे आगे चलें तो वी हैव वैदिक एज, जब वेदों को लिखा गया था। इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1500 टू 600 बीसी। अब ये जो सारे टाइम पीरियड्स हैं, क्या आपको ये सारे रट्टे मारने हैं? बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया कि किस टाइम पीरियड की हम बात करें। ये नहीं होना चाहिए इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, तो आप बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ पर 8th सेंचुरी की बात हो रही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ 2 इयर्स, 10 इयर्स, 100 इयर्स फॉर दैट सेक, पर वो 100 साल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेसिक सिनेरियो। आफ्टर दिस वेदिक एज, जब दुनिया के अंदर वेद लिखे गए, वेदों का ज्ञान आ गया, तो उसके बाद दुनिया के अंदर बड़े बड़े शहर बनने शुरू होंगे, जिनको हम जनपदास और महाजनपद कहते हैं। आप बहुत सिंपल अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब है पैर। कि जब एक ही जगह के बहुत सारे लोग इकट्ठा पैर डालेंगे तो एक बड़ी सेटलमेंट बनेगी, जिसको कहा गया जनपद। और इन जनपद में से, मतलब कि शहरों में से सबसे बड़े शहर निकलेंगे, जिनको कहा गया महाजनपद, बड़े शहर। तो टोटल अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड में, लगभग 600 बीसी के आसपास हमारे पास इंडिया के अंदर 16 जनपद देखने को मिलते हैं, 16 शहर देखने को मिलते हैं। और इन 16 शहरों में से 4 महाजनपद बनेंगे। अब इसको इमेजिन करने के लिए इस तरह से समझिए, इंडिया के अंदर आज के टाइम में बहुत सारे शहर हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बात करें, भोपाल, इंदौर, महाराष्ट्र में नागपुर, नासिक, ये सारे शहर हैं। अगर हम साउथ में चले जाएं, तमिलनाडु में चेन्नई है, पंजाब की बात करें तो वहां पर लुधियाना है, साउथ ईस्ट में भी बहुत सारे शहर हैं। पर ये सारे शहरों की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ की पेस है, वो अलग अलग है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सबसे बड़े शहर हैं हमारे इंडिया के। उसके अलावा भी छोटे शहर हैं, फिर हमारे पास गांव भी हैं, टाउन्स भी हैं। हर शहर अपने हिसाब से ग्रो हो रहा है। अब इनमें से कुछ बहुत बड़े बन गए, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो उसी तरह से इन 16 शहरों में से 4 शहर बहुत बड़े बने। और अल्टीमेटली इन 4 शहरों में से जो सबसे बड़ा शहर बनेगा, यहाँ जो सबसे बड़ा स्टेट बनेगा, उसका नाम है मगध, जिसके अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज आएंगी। मगध का साम्राज्य अगर आप इमेजिन करोगे, तो आज का जो पटना शहर है, जिसको हम पुराने जमाने में पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, तो वो पाटलिपुत्र इस मगध शहर का कैपिटल था। तो ये जो पूरी कहानी है जनपद महाजनपद की, इसके अंदर हम जो स्पेसिफिक रियलाइज करते हैं, जो ध्यान से चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो है मगध के बारे में, कि मगध इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया। दैट व्हाट वर द कॉजिंग फैक्टर्स व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मगध टू सच अ ग्रेट हाइट। कि क्या इनके पास ऐसा खास चीज थी कि अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, सो दे हैड अ सक्सेसिव चेन ऑफ वेरी एबल डायनेस्टी। जैसे सबसे पहले हरियाणा का डायनेस्टी, देन वी हैव शिशुनागा डायनेस्टी, थर्ड नंबर पे के ऊपर हमारे पास है नन डायनेस्टी, और चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास आ गया मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्यन एम्पायर इस मगध के साम्राज्य को सबसे बड़ा कर देगा, विच कैन बी डिपिक्टेड थ्रू दिस मैप ऑल्सो। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये 16 शहरों का रेफरेंस है, और इन 16 शहरों में से ये मगध एक छोटा शहर था, जो विद द टाइम बड़ा होते होते इस पूरे इंडिया के ऊपर राज करने लग जाएगा। एंड व्हेन आई से कि ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये बाकी सारे शहरों को, बाकी सारी स्टेट्स को एनेक्स करता जाएगा, कॉन्कर करता जाएगा। और उस पूरी चीजों की कहानी ये अर्लियर स्टेट के अंदर इस एनसीईआरटी के चैप्टर में दी हुई है, द 16 महाजनपदास। तो आपको इस परसेप्शन, इस आइडिया के साथ इस पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करनी है। एंड नाउ व्हेन वी रीड अबाउट दीज सिटीज, तो हमें कैसे पता लगता है कि ये शहर एग्जिस्ट करते थे। सो वन ऑफ द वेरी बेसिक पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज that this is also the time period when Buddhism and Jainism, the two main prominent religions of our country, grew at this point of time after the Vedic age. अब अगर हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें कि वो दुनिया के अंदर क्यों आए,
तो उसके समझने के लिए आपको पहले वैदिक एज समझना पड़ेगा कि वैदिक एज के अंदर जो रिचुअल सिस्टम था, जो रिलीजन का पूरा सिस्टम था, वो विद द टाइम कम्प्लेक्स होता गया। कि पहले आपको धर्म को मानने के लिए किसी ब्राह्मण की, किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं थी अर्ली वैदिक एज के अंदर, पर जब आप लेटर वैदिक एज में जाओगे तो ये जो पूरा सिस्टम है यज्ञ का, पूजा का, भगवान को जानने के कंसेप्ट बहुत कम्प्लेक्स होते गए। तो लोगों को एक सिंपल धर्म चाहिए था जो इन चीजों से बहुत अलग हो। तो दुनिया के अंदर अलग अलग तरह के धर्म आए। अभी स्टार्टिंग फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट आपको इतनी डिटेल में अगेन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को ढंग से पढ़ने की, आराम से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा बीच में that one of the major causing points for the formation of these janpads and mahajanpads was that there was invention of iron, or rather the discovery of iron in around 1000 BC। अब इस आयरन की वजह से क्या हुआ, जो बेसिक चेंज हुआ वो ये है कि वी वर एबल टू मूव फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ इंडस। की अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो पूरी सिविलाइजेशन इस इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी हुई थी। और हमने इसके बाद आगे मूव किया इस गंगा यमुना द्वाब के अंदर। क्यों? बिकॉज वी वर एबल टू क्लियर आउट द फॉरेस्ट जो इस जगह के ऊपर थे, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन और द डिस्कवरी ऑफ आयरन। जब तक हमारे पास आयरन नहीं था हम इस प्लेन से आगे मूव ही नहीं कर पाए। हमारे पास जो इनिशियल ऑफ द मेटल्स थे वो था कॉपर। कॉपर इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल जिसके थ्रू आप लकड़ी को नहीं काट सकते। तो इस आयरन की डिस्कवरी की वजह से ये फॉर्मेशन ऑफ जनपद महाजनपद हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थी वो बहुत ज्यादा बेहतर थी एज कंपेयर टू द इंडस वे बैक देन इन द इयर्स ऑफ 3000 बीसी। तो उस वजह से जब लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो जो आउटपुट है वो बहुत बेहतर निकलेगी। तो बहुत सारे लोगों के पास अब फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो चुकी है। जब भी आपको खाने की टेंशन नहीं होगी, मान लीजिए आपके सामने दो चीजें, या तो आप पढ़ सकते हो या खाना खा सकते हो, मतलब कि खाने को कमा सकते हो। आपको अगर पढ़ना है तो आपका पहले पेट भरा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका पेट खाली, आपको भूख लगी है, तो यू कैन नॉट स्टडी। कभी आपने किया भी होगा कि भूख लगते हुए नहीं पढ़ा जाता। तो जब मान लीजिए इंसान के पास शुरुआती दौर में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जब खाना नहीं है तो उसका प्राइम मोटिव क्या है कि खाना मिल जाए। जब खाने की श्योरिटी होगी कि खाना मिलेगा ही मिलेगा तो हम अदर एवेन्यूज के ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से समाज की डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा, और इन सब की वजह से सोसाइटल डेवलपमेंट होती है, जिसके बारे में आप इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ते हो कि इन जनपद महाजनपद से क्यों बने, इनके बनने के पीछे कॉजिंग फैक्टर्स क्या थे, इनके बनने की वजह से मगध ऐसे आगे कैसे बढ़ गया, मगध ने आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखी, क्या क्या अपने चांसेस लिए, जैसे इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंसेस किए, मैरिज अलायंसेस किए। जैसे अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है तो वहां पर जो अकबर बाकी राजपूत स्टेट के साथ मैरिज अलायंस करता था कि उनके साथ शादी कर लेगा तो फ्रेंडली रिलेशंस बन जाएंगे, तो उस तरह का आइडिया यहाँ से भी यूज किया गया है। तो अगर आप देखेंगे थ्रू आउट द हिस्ट्री आपको बहुत सारे ऐसे सिंपल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जो हिस्ट्री में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये शुरुआती जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ढंग से पढ़ लेंगे, सो आई कैन मेक श्योर कि आपको पूरी हिस्ट्री बहुत ढंग से समझ में आ रही है। एंड आई होप कि आपको ये पूरा जो आइडिया है, जो प्रोसेस है, वो समझ में आया होगा। मगध के बारे में सब बताया है, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप के बारे में बताया है कि जब हम इस जनपद महाजनपद या फिर मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि जो ये स्टेट्स बनी वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में भी थी, साउथ में भी अपनी स्टेट चल रही थी जिसको हम संगम एज के नाम से जानते हैं। और इस संगम एज के दौरान जो 3000 बीसी के आसपास है, तो उस टाइम पीरियड के ऊपर हमें तीन प्रिंसिपल डायनेस्टीज की फॉर्मेशन मिलती है। वन इज द चोला, चीरा एंड पांड्या। अभी चोलास के ऊपर जो रिसेंट मूवी आई थी पोनियन सेल्वन, वो मिडिवल हिस्ट्री की है। वो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर जब चोलास दोबारा से खड़े होंगे, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब ये चोलास दोबारा से हमें देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर जो चोलास, चीरास एंड पांड्यास है, दे करस्पॉन्ड वे बैक टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और ये लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड हमें ये देखने को मिलता है। So these are few things that you need to take care about in this history NCERT chapter. And now I will meet you in day 3. Thank you so very much.